स्वागत दोस्तों, आपका चैनल से के साथ सामने होते हम चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी घटना आपको बताएंगे दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन नवीन के इलाके में बीजेपी को मिली हार के बाद बीजेपी के अंदर एक दो नहीं बल्कि 11 मंडल अध्यक्षों ने एक साथ दिया है इस्तीफा। बताएंगे कैसे देश भर के अंदर बीजेपी की हालत हो रही है खराब। दोस्तों डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर डीके शिव कुमार क्यों कहते हैं कि इस्तीफा देने के लिए 1 मिनट का टाइम नहीं लगाऊंगा। बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण दोस्तों, और चलेंगे सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि धीरे धीरे करके नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अब बीजेपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लेकर अविश्वास और ज्यादा फैलने वाला है, और आने वाले दिनों के अंदर नितिन नवीन के कारण भारतीय जनता पार्टी के अंदर बीजेपी के खुद के कार्यकर्ताओं का भरोसा अपनी पार्टी से हटने वाला है और खत्म होने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर हरियाणा के हिसार के अंदर भारतीय जनता पार्टी में हिसार जिले के अंदर एक बड़ा संगठनात्मक विवाद देखने को मिला दोस्तों। यानी एक तरफ छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 136 नेताओं ने इस्तीफा दिया था दोस्तों। इसके बाद अब मामला हरियाणा के हिसार से सामने आ रहा है दोस्तों, जहां पर हरियाणा में हिसार के अंदर भारतीय जनता पार्टी हिसार जिले के अंदर संगठनात्मक विवाद को लेकर बुरी तरीके से फंस गई है दोस्तों। जिले के 13 में से 11 मंडल अध्यक्षों ने सामूहिक रूप से अपने इस्तीफे को प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता को भेज दिया है दोस्तों। इस्तीफे में मंडल अध्यक्ष ने जिला अध्यक्ष डॉक्टर आशा खेदड़ की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाते हुए अनदेखी और साइड लाइन करने के आरोप लगाए दोस्तों। इस्तीफे की प्रतियां प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पुनिया और कृष्णा बेदी को भेज दिया गया। इस्तीफा देने वाले उकलाना से विनोद और बनभीरी से मनबीर, सरपंच के साथ साथ अग्रोहा से मोहनलाल और पावड़ा से मीना शर्मा और आदमपुर से चंद्र प्रकाश, और ऐसे कुल मिलाकर 11 मंडल अध्यक्षों ने अपना इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। 2 अगस्त को जिला महामंत्री कृष्णा सरसाना द्वारा 3 नए मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर विवाद बढ़ा था दोस्तों, जिसमें उकलाना, अग्रोहा और हड़वा मंडलों के अंदर नियुक्ति को लेकर असंतोष जाहिर किया गया। यानी संगठन के विस्तार को लेकर जो अन्य मंडल के अध्यक्ष थे उन्होंने विरोध जताया और जिला अध्यक्ष पर मनमानी करने का आरोप लगाया गया दोस्तों। और जिला महामंत्री कृष्णा सरसाना ने कहा कि उन्हें सामूहिक इस्तीफे की कोई जानकारी नहीं है। यानी हरियाणा बीजेपी में फूट इस कदर देखने को मिली है दोस्तों की एक साथ 11 मंडल अध्यक्षों ने इस्तीफा दे दिया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और हिसार वो क्षेत्र है जहां से कुलदीप बिश्नोई कई बार चुनाव जीते आ रहे हैं, और कुलदीप बिश्नोई के क्षेत्र के अंदर अगर कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी से नाराज है दोस्तों, तो उसका बड़ा कारण यह है कि संगठन के अंदर उनकी चल नहीं रही और संगठन में विवाद इतना बड़ा है कि 11 मंडल अध्यक्षों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो कहने का मतलब आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे या तो कुलदीप बिश्नोई अपनी नई पार्टी बनाएंगे या भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर किसी और पार्टी में जाएंगे। हो सकता है कांग्रेस में भी उनकी वापसी हो जाए। तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर सामने आई है दोस्तों। ऐसे में आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कर्नाटका के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने मंगलवार को कांग्रेस के 2 विधायकों के इस्तीफे को ज्यादा अहमियत नहीं दी दोस्तों, और इन विधायकों ने राज्य कैबिनेट के विस्तार की जगह न मिलने के कारण विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर शिव कुमार ने कहा कि वे राजनीति कर रहे हैं और इस्तीफा स्वीकार करने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। डीके शिव कुमार ने कहा कि इस्तीफा देना राजनीति का हिस्सा है। जो इस्तीफा देना चाहते हैं उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई इस्तीफा देता है तो मैं उसे कुछ ही मिनट के अंदर मंजूरी दे दूंगा। अगर वे पार्टी और अपना राजनीतिक भविष्य चाहते हैं तो वो बने रहे। यानी एकदम सख्त संदेश इन नेताओं को जारी कर दिया गया है दोस्तों। यानी विधायक धमकी दे रहे थे कि अगर उनको मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनाया गया तो फिर वो अपना इस्तीफा दे देंगे। तो डीके शिव कुमार ने साफ शब्दों में बोल दिया है। आपको बता दें कि शिव कुमार ने जो बातें कही है वो एकदम स्पष्ट है दोस्तों। और अपने राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले मंत्री का पद मुझे नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने पार्टी के साथ बने रहने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि मैं शुरू से पार्टी के साथ मिलकर संघर्ष करता रहा। अगर पार्टी है तो बाकी सब चीजें अपने आप हो जाती है। जब धर्म सिंह और सिद्धरमैया के कार्यकाल में मुझे मंत्री नहीं बनाया गया था तो मैं इस्तीफा दे सकता था। क्या जी परमेश्वर और मैंने सब्र नहीं रखा था? यानी जी परमेश्वर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और डीके शिव कुमार ने सब्र रखा था। उनको पता था कि पार्टी जो फैसला ले रही है, संगठन जो फैसला ले रहा है वो सबके हित में फैसला ले रहा है। और डीके शिव कुमार ने अपना एग्जाम्पल देते हुए बताया है कि हमको इस्तीफा वगैरह देने से बचना चाहिए। विधायक यशवंत राय गौड़ा, वी पाटिल और बेलूर गोपाल कृष्ण जो सागर के कर्नाटका की विधानसभा के विधायक है दोस्तों, तो उन्होंने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है और पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश की गई है दोस्तों। लेकिन क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार सबके सब एकजुट है और सबको पता है कि कैसे मंत्रिमंडल का विस्तार करना है, बल्कि डीके शिव कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर काफी गहन चर्चा की है सिद्धरमैया के साथ में और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में दोस्तों। तो ऐसे में अगर कुछ विधायकों को लग रहा होगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा, तो फिर वे लोग अपना इस्तीफा देकर जा सकते हैं। उनके लिए कुछ नहीं कर सकती है पार्टी। यानी उनका इस्तीफा तुरंत स्वीकार करके आने वाले चुनाव की तैयारी की जाएगी। अगर आप भी मानते हैं कि अगर इन विधायकों में वाकई हिम्मत है तो इनको ये कदम उठाना चाहिए। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो सबको तो मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। कुछ लोगों की
नाराजगी तो होती ही है, लेकिन जरूरी है कि वो नाराजगी इस तरीके से ना हो कि पार्टी विरोध में काम किया जाए। पार्टी के साथ मिलकर काम करेंगे तो सरकार तो पार्टी की है, तो अपने क्षेत्र के अंदर अच्छा खासा विकास करवा सकते हैं। अगली बार फिर से विधायक बन सकते हैं अच्छा विकास करके, और अगली बार अगर दोबारा विधायक बन के आएंगे तो फिर उनको वापस से मंत्री बनाने पर विचार किया जा सकता है। तो ये एक तरीका होता है, लॉन्ग टर्म तरीका होता है, जब अपने सर्विस से दिल जीते जाते हैं और उसके बाद जाकर मंत्रिमंडल में जिम्मेदारियां मिलती है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पंजाब प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्री मुक्तेश्वर साहिब दौरे से पहले लगाए गए भूपेश बघेल गो बैक के फ्लैग को लेकर विवाद के बाद अब पुलिस तक मामले को पहुंचा दिया है। दोस्तों, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शुभदीप सिंह बिट्टू ने इस मामले को लेकर एसएसपी मुक्तसर साहिब के लिखित शिकायत को देकर फ्लैक्स हटाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि जिला अध्यक्ष ने शिकायत किया है और बताया है कि भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के प्रभारी भी है और फ्लैक्स के माध्यम से उनकी तुलना जनरल डायर से करके उनकी छवि को धूमिल करके समाज में नफरत फैलाने का प्रयास किया गया और उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दोस्तों, आपको बता दें कि भूपेश बघेल के शहर पहुंचने से पहले अलग अलग इलाकों के अंदर गो बैक के फ्लैग लगाए गए थे, बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे और इसमें लिखा गया था कि गो बैक यानी कांग्रेस पार्टी के नेता को हिटलर बताया जा रहा था। दोस्तों, उनको जनरल डायर बताया जा रहा था। इस बात को लेकर अब कांग्रेस ने कहा कि ये जो ओछी राजनीति की जा रही है, ये लोग विपक्ष के लोग जो है पूरी तरीके से बौखला गए। इनको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का प्रभारी यहाँ पर आया है तो उनको आम कार्यकर्ताओं का भी समर्थन मिलेगा और एक तरीके से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, गुरुद्वारे में माथा टेकने के लिए आए हैं। तो ये बात भी इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है और कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे विवाद खड़ा किया जाए। ऐसे में आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने मौजूदा सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे को एक बड़ा ऑफर दिया है। दोस्तों, पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अगर मुंडे भारतीय जनता पार्टी छोड़ देती हैं तो राज्य के मुख्यमंत्री के लिए उनका समर्थन किया जाएगा। खास बात यह है कि ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब मुंडे ने सक्रिय राजनीति से दूरी बनाने के संदेश दिए हैं, संकेत दिए हैं और इसे लेकर उन्होंने अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वेटिवार ने कहा कि अगर मुंडे बीजेपी छोड़ती है तो कांग्रेस और उसके सहयोगी राज्य की पहली ओबीसी सीएम के तौर पर उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करेंगे और फिलहाल इस ऑफर पर बीजेपी के नेता ने प्रतिक्रिया नहीं दी है। दोस्तों, कांग्रेस में शामिल किए जाने के सवाल पर वेटिवार ने कहा कि अगर बीजेपी को छोड़ने का फैसला करती हैं तो दरवाजे कांग्रेस पार्टी के उनके लिए खुले हुए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार पंकजा ताई से हमारा अनुरोध है कि ओबीसी नेता होने के नाते आपको ऐसा कदम उठाना चाहिए, अन्य पिछड़ा वर्ग का अगुवाई आपको करना चाहिए और महाराष्ट्र की पहली महिला ओबीसी मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको कदम बढ़ाना चाहिए। आपके साथ हम लोग पूरी तरीके से खड़े हैं, यानी कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन दिया है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि पंकजा मुंडे वाकई अगर चाहती है कि ओबीसी समाज को उनका हक मिले और जो पंकजा मुंडे के पिता गोपीनाथ मुंडे का एक सपना था कि ओबीसी समाज का एक व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री बने, उस सपने को भी पूरा किया जा सकता है। अब इसमें जो सबसे बड़ा कैच है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पंकजा मुंडे को भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनानी पड़ेगी और बीजेपी के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, क्योंकि सबको पता है कि अगर पंकजा मुंडे बीजेपी से अलग हुई तो फिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी धनंजय मुंडे को गोपीनाथ मुंडे की विरासत देने के लिए पूरा प्रयास करेगी और आगे बढ़ाएगी। तो ऐसे में पंकजा मुंडे के सामने ये रिस्क भी है कि वो अपने पिता के विरासत को आगे बढ़ाए, लेकिन उनको अलग होना पड़ेगा बीजेपी से। अब देखना ये होगा दोस्तों कि ये जो ऑफर मिला है, क्या इस ऑफर पर विचार करेंगी पंकजा मुंडे, क्योंकि भविष्य की बात है। साथ साथ राष्ट्रमंडल खेल 2030 यानी जो कॉमनवेल्थ गेम 2030 में होने वाला है, उसकी मेजबानी हरियाणा की नहीं होगी बल्कि गुजरात की होगी। दोस्तों, ये जानकारी दी गई है। जो अपडेट है उसके अनुसार 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले ज्यादातर जो खिलाड़ी थे वो हरियाणा से थे। हरियाणा के अंदर खेल का कल्चर इतना ज्यादा मजबूत है दोस्तों, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस पार्टी शासित राज्य रहा है, तो खेल को लेकर जो पॉलिसी रही है वो हमेशा ऐसी रही है कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी आपको हरियाणा से ही आते दिखाई देंगे। भारत ने टोटल 13 स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों, जिसमें से अकेले हरियाणा राज्य ने 7 स्वर्ण पदक जीतकर भारत को दिए हैं कॉमनवेल्थ गेम ने, यानी आधे से ज्यादा भारत को गोल्ड मेडल अगर किसी ने दिया है तो वो हरियाणा ने दिया है दोस्तों। ऐसे में क्योंकि हरियाणा के अंदर खेल का कल्चर, खेल की संस्कृति काफी ज्यादा मजबूत है, तो इसकी जिम्मेदारी भी हरियाणा को मिलनी चाहिए। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम के मामले को लेकर अगर सबसे बड़ी दावेदारी किसी की होनी चाहिए तो हरियाणा की होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा एथलीट यहीं से आते हैं और भारत को मेडल दिलवाते हैं दोस्तों। लेकिन बीजेपी की सरकार ये पूरा आयोजन अहमदाबाद गुजरात के अंदर करने जा रही है। 2036 के ओलंपिक से पहले कॉमनवेल्थ गेम अहमदाबाद में कराने की तैयारी चल रही है। 2036 के ओलंपिक गेम के लिए भी बोली लगाई जा रही है और ये भी गुजरात में कराया जा सकता है दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि पूरे देश का जो बड़ा बड़ा कार्यक्रम है वो गुजरात में ही कराए जा रहे हैं। इससे पहले खेलो इंडिया का कार्यक्रम भी गुजरात में ही कराया गया और जो एक और अभी हाल फिलहाल के अंदर वॉलीबॉल का जो एशिया कप हुआ था दोस्तों, वो भी गुजरात में करवाया गया था। तो कहने का मतलब ये है कि भाजपा वाले हर चीज गुजरात में करवा रहे हैं और देश के जो अन्य राज्य है उनके साथ में एकदम सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जिसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है दोस्तों। और इसीलिए हरियाणा के जो सांसद है वो संसद भवन के अंदर विरोध करते हुए दिखाई दिए, जिसमें कांग्रेस पार्टी के तीनों सांसद
सांसद, चारों सांसद विरोध कर रहे थे और इसका नेतृत्व पार्टी के नेता दीपेंद्र हुड्डा कर रहे थे। हिसार के सांसद जयप्रकाश जेपी मौजूद थे और अंबाला के सांसद वरुण मुलाना मौजूद थे और सोनीपत के सांसद सत्यपाल ब्रह्मचारी भी इस मामले को जोर शोर से उठा रहे थे। दोस्तों साथ ही साथ पटना की सड़कों पर मंगलवार को भर्ती परीक्षाओं को लेकर पेपर लीक, धांधली और रोजगार की मांगों को लेकर हजारों छात्र छात्राएं मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकल गए। दोस्तों आंदोलन का नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के बैनर तले किया गया, जिसमें कई प्रमुख छात्र संगठनों और राजनीतिक नेताओं का भरपूर समर्थन मिला। दोस्तों प्रदर्शनकारी छात्र जेपी गोलंबर और इनकम टैक्स चौराहे पर पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेटिंग पर चढ़ गए और उग्र नारेबाजी करने लगे। छात्रों ने पुलिस की घेराबंदी को तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया दोस्तों, जिससे मौके पर भारी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाला और प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। वाटर कैनन पर नाचे छात्र और पुलिस घसीटकर भी ले गई। तो इस तरीके का पूरा एक बवाल देखने को मिला। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रील को कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से हटाने का मामला सामने आया है। ऐसा करने के लिए भारत सरकार ने मेटा के सीईओ मार्क जुगरबर्ग को प्रधानमंत्री से माफी मांगने के लिए कहा। दोस्तों कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बनी संसदीय समिति के चेयरमैन निशिकांत दुबे ने सोमवार को कहा कि मेटा के सीईओ मार्क जुगरबर्ग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक रील को कुछ समय के लिए हटाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। निशिकांत दुबे ने मार्क जुगरबर्ग को चेतावनी दी कि अगर वे माफी नहीं मांगेंगे तो मेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 79 के तहत इंटरमीडियरी मध्यस्थता को मिलने वाली सेफ हार्बर की सुरक्षा को रद्द कर दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो प्राइवेट कंपनी होती है उसको सेफ हार्बर के नाम पर सरकार छूट देती है कि अगर उसके प्लेटफॉर्म पर कोई उल्टी बात लिखी गई है तो उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी जिसने पोस्ट किया है। तो जिम्मेदारी प्लेटफॉर्म की नहीं होती जिसको सेफ हार्बर बोला जाता है। अगर सरकार ने अपनी नीति में बदलाव कर दिया और सेफ हार्बर शब्द हटा दिया तो एक तरीके से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे मेटा हो, एक्स हो या फिर गूगल हो, इन सबको सारे पोस्ट के लिए जिम्मेदार बनाया जा सकता है। इससे स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। कहने का मतलब बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे धमकी दे रहे हैं कि हम लोग सेफ हार्बर वाला कॉन्सेप्ट हटा देंगे। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस ने मंगलवार को लोकसभा के अंदर स्थगन प्रस्ताव को नोटिस देकर 20 जुलाई को जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर तत्काल चर्चा करने की मांग की। दोस्तों और पार्टी ने इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में विस्तृत बयान देने की मांग की। दोस्तों कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा के महासचिव को दिए गए अपने नोटिस में कहा कि अत्यंत महत्वपूर्ण सार्वजनिक महत्व का मामला है, इसलिए सदन की नियमित कार्रवाई स्थगित कर इस पर तत्काल चर्चा कराई जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी को हटाने के लिए पुलिस ने आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग किया, जिसे कार्रवाई की वैधता और औचित्य पर गंभीर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। टैगोर ने आरोप लगाया कि पुलिस ने छात्रों, जिसमें छात्राएं भी शामिल हैं, उन पर लाठीचार्ज किया और पैलेट गन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने दावा किया कि इस कार्रवाई में कई सारे छात्र घायल हुए हैं। गृह मंत्री से विस्तृत जवाब और जांच की मांग भी की गई है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर E20 वाले मामले को लेकर मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और सारे बड़े लोग आम आदमी पार्टी के पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिस में उनको 2 लाख से ज्यादा लोगों की शिकायत देने के लिए, लेकिन इस मामले पर रास्ते में पुलिस फोर्स लगा दिया गया और बीच में रोक दिया गया। दोस्तों अपडेट यह है कि मनीष सिसोदिया ने बताया, कहा कि जो E20 का मसला है वो देश के 30 करोड़ लोगों की गाड़ियों में जबरदस्ती एथनॉल डालने का मसला है। करोड़ों लोग बता रहे हैं कि इससे उनकी गाड़ियों को नुकसान हो रहा है, माइलेज कम हो रहा है, इंजन खराब हो रहा है और सर्विस पर खर्च बढ़ रहा है। जनता को इतना नुकसान हुआ है, फिर भी नरेंद्र मोदी जी इस पर क्यों अड़े हुए हैं? सिर्फ अमेरिका के दबाव में, ट्रंप के दबाव में। ट्रंप के पास सरप्लस एथनॉल है, यानी ट्रंप के पास तो अंधाधुन एथनॉल है। वो तो चाहता है कि दुनिया भर में बेचूं और भारत उसके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट बनेगा। तो ऐसे में जनता को इतना नुकसान जो होगा, वो नुकसान जो अभी हो भी रहा है वो मोदी सरकार के कारण हो रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अमेरिका से टक्कर लेने को तैयार नहीं है। मोदी जी को झुकाकर भारत से खरीदवाने को मजबूर किया जा रहा है, यानी ट्रंप नरेंद्र मोदी को झुका रहा है। दोस्तों ऐसे में इस बारे में लाखों लोगों की पिटीशन लेकर प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए जब पहुंचे मनीष सिसोदिया और उनके साथ में संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल, तो उनको बताया गया कि प्रधानमंत्री ऑफिस के पास नहीं जा सकते और रोकने के सारे प्रयास किए गए। बीच रास्ते में ही रोक दिया गया, जो पहले ही पता चल रहा था कि ऐसा ही होने वाला है, बिल्कुल वैसा ही किया गया। इसी के साथ में दोस्तों बांकीपुर उपचुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अचानक मुलाकात करने पहुंच गए नीतीश कुमार। जो अभी अपडेट है वो ये कि जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख और बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बांकीपुर विधानसभा सीट में उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद मंगलवार यानी बीते दिन नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंच गए। दोस्तों नीतीश कुमार काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। प्रधानमंत्री के साथ नीतीश की मुलाकात के दौरान जेडीयू के नेता राजीव रंजन सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष और राज्यसभा के सदस्य संजय झा मौजूद थे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने पोस्ट करते हुए कहा कि राज्यसभा के सदस्य नीतीश कुमार जी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की है। नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने
यहाँ संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री कार्यालय में उनसे शिष्टाचार भेंट की है। अब ये शिष्टाचार भेंट तो है नहीं, सबको पता है कि बांकीपुर के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन नवीन का गढ़ था दोस्तों, वहां पर इनको हार का सामना करना पड़ा है और ये दुख दर्द पीड़ा इनका इतनी जल्दी तो जाने वाला है नहीं। और दुख साझा करने के लिए नीतीश कुमार भी गए होंगे दोस्तों, क्योंकि नीतीश को भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी वालों के साथ थोड़ा मजाक ही हो गया है इस बार, क्योंकि इतना ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट जहां पर जनता दल यूनाइटेड तो प्रचार भी नहीं कर रही थी और बीजेपी वालों को लग रहा था कि अकेले जीत जाएंगे। और क्योंकि अब उनका मुख्यमंत्री भी बन गया राज्य के अंदर, तो जेडीयू को लेकर भारतीय जनता पार्टी थोड़ी उदासीन रवैया दिखाती है और कहीं ना कहीं अब इनको पता चल गया होगा कि उदासीनता दिखाने का क्या नुकसान होता है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लेकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक मंगलवार को 2 बार स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई और 2 बार स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने से उपसभापति हरिवंश ने राज्यसभा के मंत्री राज्य गृह मंत्री नित्यानंद राय से जन्म और मृत्यु के पंजीकरण विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश करने को कहा दोस्तों। सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच राय ने ये विधेयक पेश किया दोस्तों और विपक्षी सदस्यों ने कहा कि अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक है। इससे पहले 11 बजे शुरुआत की गई थी बैठक की, लेकिन आगे फिर नहीं हो पाया। राम मंदिर के अंदर जो श्रद्धालुओं का पैसा लूटा गया, ये एक बड़ा मामला था दोस्तों, जिस पर विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को नाकों तले चने चबा दिए और यही बड़ा कारण है कि बीजेपी के लोग अब कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं। बल्कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, जिनका काम ये है कि वो सदन की कार्रवाई को सही तरीके से चलवाए, लेकिन ये पता चलता है कि वो खुद ही विरोध करने में चिल्लाने में लगे हुए थे दोस्तों। तो किरण रिजिजू से भी अब नहीं संभल रहा संसदीय कार्य मंत्रालय, क्योंकि ना तो इनकी विपक्ष के साथ पट पा रही है और ना ही भारतीय जनता पार्टी के लोग इनको भाव दे रहे हैं। बल्कि अमित शाह को एक बार सदन के अंदर बुला लिया जाए, अमित शाह से बयान दिलवा दिया जाए, तो विपक्ष के लोग भी शांतिपूर्ण तरीके से सुनेंगे कि आखिर अमित शाह क्या बोलते हैं। लेकिन अमित शाह तो कन्नी काटकर भागे पड़े हैं। उनको तो लग रहा है कि मानो अगर सदन में चले गए तो इस्तीफा सुनिश्चित हो जाएगा। और इसीलिए दोस्तों, क्योंकि छात्रों के ऊपर जो हमले हुए, जो छात्रों को मारा पीटा गया, इसके पीछे अगर कोई एक बड़ा दोषी हो सकता है तो वो अमित शाह हो सकते हैं। और इसीलिए भाजपा के पूरे मंत्री और सारे जितने भी सांसद वगैरह हैं, सबके सब केवल एक ही काम में लगे हुए हैं कि जैसे तैसे अमित शाह वाले मुद्दे से विपक्ष का ध्यान भटका दिया जाए। लेकिन विपक्ष जब राम मंदिर चंदा चोरी पर आ गया तो फिर अब फिर से ये लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुद्दे इस बार इतने ज्यादा है दोस्तों विपक्ष के पास कि बीजेपी के लोग सदन की कार्रवाई एक आध दिन भी चलवा ले तो वो भी बड़ी बात है। बल्कि सदन की कार्रवाई चलाने के लिए विपक्ष तैयार है और विपक्ष ये मांग भी बहुत छोटी सी कर रहा है कि अमित शाह का बयान दिलवा दो। लेकिन इतना कराने में बीजेपी वालों को कहीं ना कहीं हाथ पैर इनके फूल रहे हैं, जबकि एक मंत्री की जिम्मेदारी होती है कि वो बताए कि उनके अंतर्गत आने वाले मंत्रालय ने जो एक्शन लिया है वो उनके कहने पर लिया है या फिर उनसे पूछे बिना लिया है। साथ ही साथ दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का एक बयान आता है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि राम मंदिर में एक भी रुपया दान नहीं करने वाले लोग चंदा चोरी का सवाल खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने चोरी के आरोप लगाए। योगी आदित्यनाथ के इस सवाल पर लेखक अशोक कुमार पांडे कहते हैं कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोयला नहीं खरीदा वो मनमोहन सिंह के ऊपर कोयला घोटाले का आरोप लगा रहे थे। यानी जो कुतर्क कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, उसी कुतर्क में जवाब दे रहे हैं एक लेखक अशोक कुमार पांडे। तो आप लोग इस पर जो प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ उदयनिधि स्टालिन कहते हैं कि त्रिशा टिप्पणी विवाद जो उन्होंने किया था उस पर सरकार पर तानाशाही रुख अपनाने का आरोप लगा रहे। तमिलनाडु के अंदर नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन ने अभिनेत्री त्रिशा से जुड़े हुए कथित विवादित टिप्पणी के मामले में मंगलवार को पुलिस के हिरासत को लेकर सवाल खड़ा किया। दोस्तों, पुलिस सुबह चेन्नई के नीलंकरई इलाके में उनके आवास पर पहुंची। डीएमके की कानूनी टीम से बातचीत के बाद करीब 11 बजे हिरासत पूछताछ के लिए तंजावुर ले जाया गया। हिरासत के लिए ले जाने के बाद उदयनिधि स्टालिन ने आरोप लगाया कि ऐसे बयानों के कारण उनको निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने जो भी उनका बयान है उसका बचाव किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि कावेरी जल विवाद को लेकर तंजावुर में डीएमके आयोजित एक प्रदर्शन के दौरान कथित टिप्पणी का ये पूरा मामला है। उदयनिधि स्टालिन टीवीके के अध्यक्ष सी जोसेफ विजय की आलोचना करते करते तभी भीड़ से त्रिशा त्रिशा के नारे लगवा रहे थे, जिसके बाद कथित दोहरे अर्थ वाली टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया दोस्तों और मामला दर्ज किया गया है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में लेना चाहिए था या फिर को माफ कर देना चाहिए था? क्योंकि थालापति विजय एकदम एक्शन वाले बोर्ड में नजर आते हैं। साथ साथ हरियाणा बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड 2007 से 2023 के बीच में हुए कथित अनियमितताओं की जांच पर अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। दोस्तों, करीब 2 साल पहले इस जांच के आदेश देने वाले श्रम मंत्री अनिल विज ने जांच में हो रही लगातार देरी पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया है। दोस्तों, उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में विज ने न केवल लंबित जांच की प्रगति का ब्यौरा लिया है दोस्तों, बल्कि पूछेंगे कि बार बार रिमाइंडर भेज कर कि आखिर कार्रवाई कितनी आगे बढ़ी है। ऐसे में श्रम विभाग ने वर्ष 2023 में पूरे प्रकरण की व्यापक जांच के निर्देश दिए। दोस्तों, इसके बाद विभागीय स्तर पर कई बार प्रगति रिपोर्ट मांगी गई और अधिकारियों को रिमाइंडर भी भेजे गए, लेकिन अंतिम जांच निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सका। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर अजय राय ने कहा कि 2027 में बनारस की 8/8 सीटें हम जीत कराएंगे, यानी पूरी तरीके से हम विधानसभा की सारी सीट कराएंगे। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर दावा किया कि बनारस के अंदर संगठन को हम लोग मजबूत कर चुके हैं, जनता के बीच लगातार सक्रियता बढ़ रही है और हम लोग वाराणसी के अंदर बीजेपी के खिलाफ क्लीन स्वीप करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग इस बार क्या कुछ करने जा रहे हैं और
वाराणसी तो हमारा मेन टारगेट है। यहाँ पर तो हम 8 की 8 सीटें जीतकर एक बड़ा मैसेज पूरे देश भर के अंदर भेजेंगे। साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने बांकीपुर के चुनाव को लेकर इस ओर संकेत दिए हैं। वहीं पर जंतर मंतर पर बीजेपी के लोग ये दावा कर रहे थे कि जंतर मंतर पर लोग देशद्रोही हैं और इस तरीके की उल्टी उल्टी बातें कर रहे थे, लेकिन रात के अंदर जो पेपर लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है दोस्तों, तो कुछ तथाकथित पत्रकार रांची पहुंचे हैं। इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि जंतर मंतर पर जेके ये दलाल गायब थे, आज छात्रों के बीच अपने आप को हितैषी बताकर पहुंच रहे हैं झारखंड के अंदर, क्योंकि झारखंड में विपक्ष की सरकार है। तो ये लोग माहौल बना रहे कि विपक्ष की सरकार में तो पेपर लीक होता है, लेकिन किसी ने इस बात का बचाव नहीं किया कि पेपर लीक विपक्ष के शासनकाल में नहीं होता। लोग इस बात को लेकर मैदान में उतरे हुए हैं कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कहीं नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई स्थान हो। लेकिन ये वही गोदी मीडिया के लोग हैं दोस्तों, जब दिल्ली के अंदर इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था तो उस आंदोलन के खिलाफ उल्टा उल्टा बोल रहे थे। आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताइए। वीडियो को शेयर किया। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।